Good morning, everyone. Or here comes once again Saurav Kumar, and I'll be taking up CPTC for you people. CPTC, Computer Programming through C. तो लास्ट डे हमने देखा था लास्ट क्लास में कि काफ़ी कुछ हमने उस समय किया है, और उसमें जो है हम लोगों ने एक प्रोग्राम भी देखा था, और कई सारे हम लोगों ने जो जो डेटा है वो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवा के भी देखा था। और हमने ये भी देखा था कि फ्लोट किसको कहते हैं, इंट किसको कहते हैं। तो ये सब जो है थोड़ा बहुत हमने एग्जाम्पल में देखा हुआ है। और अब जो है हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोगों ने थोड़ा बहुत जो है ये भी किया था कि रियल कांस्टेंट किसको कहते हैं, और फिर हम लोगों ने ये भी किया था कि किस हिसाब से हमारा जो आइडेंटिफायर क्या होता है, कांस्टेंट्स क्या होता है, ये सब सब हमने किया था। तो आज जो हम लोग करने जा रहे हैं वो वेरिएबल्स करेंगे और डेटा टाइप्स करेंगे। तो वेरिएबल्स क्या होता है? वेरिएबल्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो वेरिएबल्स है वो कुछ और नहीं है बल्कि आपका चेंज, जो आपका वैल्यू, ऐसा वैल्यू जो चेंज हो सकता है उसको हम लोग वेरिएबल कहते हैं। तो वैल्यूज जो चेंज हो सकता है उसको हम लोग वेरिएबल कहते हैं। और जो वैल्यू चेंज कब होता है ये आपको ध्यान में रखना है। जो वैल्यू चेंज होता है वो रन टाइम पे चेंज होने चाहिए। तो यहाँ पे देखिएगा कि मैंने डेफिनेशन भी लिखा हुआ है। द क्वांटिटी विच विल चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम इज कॉल्ड वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? वैसे क्वांटिटीज जो चेंज होते हैं जब प्रोग्राम रन कर रहा हो, जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा हो और तब वो चेंजेस हो रहे हैं, तब आपका वैल्यू चेंज हो रहा है, तब आप हम लोग उसको क्या बोलेंगे? वेरिएबल कहेंगे। वेरिएबल्स आर द नेम्स गिवन टू आइडेंटिफाई स्पेसिफिक प्रोग्राम एलिमेंट्स। कहता है कि वेरिएबल्स जो आपका होता है वो क्या होता है? ये एक ऐसा नेम है जो दिया जाता है किसी न किसी प्रोग्राम में, जो एलिमेंट्स हम लोग यूज कर रहे हैं उसको दिया जाता है। तो प्रोग्रामिंग एलिमेंट्स की जब हम बातें करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग वेरिएबल्स कहते हैं, या फिर आइडेंटिफायर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? आइडेंटिफायर्स। तो आइडेंटिफायर्स या वेरिएबल्स दोनों सेम नहीं है, और आइडेंटिफायर्स क्या हैं और वेरिएबल्स क्या हैं उसको मैं अभी बताऊंगा, मैं डील करूंगा आपको। तो आइडेंटिफायर्स अलग होते हैं और वेरिएबल्स अलग होते हैं। अब यहाँ पे कह सकते हैं कि कई बार जो है जो वेरिएबल्स होते हैं वो एज आइडेंटिफायर काम करते हैं। तो वेरिएबल्स एज आइडेंटिफायर कैसे काम करते हैं ये मैं अभी बताऊंगा आपको। यहाँ पे देखिए, वेरिएबल्स रिप्रेजेंट्स अ पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन। कहता है कि जो वेरिएबल होता है वो क्या करता है? इट रिप्रेजेंट्स अ पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन। तो मेमोरी लोकेशन को जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो लोकेशंस हैं किसी न किसी मेमोरी में, जो चीज हम लोग स्टोर करते हैं तो वो मेमोरी कहीं ना कहीं स्टोर होता है और उसका कोई ना कोई एड्रेस होता है। और उस एड्रेस को हम लोग क्या करते हैं? उस एड्रेस को किसी न किसी मेमोरी लोकेशन में वो एड्रेस स्टोर होता, मतलब एड्रेस जो है किसी न किसी एड्रेस में, आपके किसी न किसी मेमोरी लोकेशन के एड्रेस में आपके वैल्यूज स्टोर होते हैं। तो यहाँ पे कहता है कि वेयर द डेटा कैन बी स्टोर। तो उसमें हम लोग वैल्यू स्टोर करते हैं, मतलब डेटा स्टोर करते हैं। दे आर यूज टू डिनोट कॉन्स्टेंट फंक्शन एरेज। ये क्या डिनोट करते हैं? ये डिनोट करते हैं कांस्टेंट फंक्शन और एरेज को डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा कि डेटा टाइप्स हैं। तो डेटा टाइप्स क्या होते हैं? डेटा टाइप्स जो हैं वो आपके होते हैं जो डेटा टाइप्स जिसमें कि आप जब आप डेटा को डिफाइन करते हैं तो डेटा टाइप्स किस तरह का होगा डेटा, वो हम लोग डिफाइन कर देते हैं। तो जैसे मान लिया कि अगर ए बी सी दिया हमने, अगर ए बी सी दिया, ये तो है अल्फाबेट, लेकिन ए बी सी में जो वैल्यू हम स्टोर करने जा रहे हैं, कौन सी वैल्यू हम स्टोर करेंगे, उस पर डिपेंड करता है कि आपका डेटा टाइप क्या है। तो अगर मान लिया कि ए बी सी में कोई कैरेक्टर, ए बी सी में हम लोग एक्स वाई जेड अगर डालते हैं तो उसमें हम लोग कैरेक्टर डाल रहे हैं तो उसका कैर हो जाएगा टाइप। ठीक है, वो कैरेक्टर टाइप का होगा। लेकिन अगर हम ए बी सी में कोई वैल्यू डाल रहे हैं, ए का वैल्यू 2, बी का वैल्यू 4, सी का वैल्यू 8, कुछ ऐसा डाल रहे हैं, तो वो क्या डाल रहे हैं? इंटीजर डाल रहे हैं। लेकिन अगर वहीं पर अगर हम वैल्यू डालते हैं, ए की वैल्यू 2.2,
b की वैल्यू 2.4, तो वो क्या कहलाएंगे, वो हमें रियल कहलाएंगे या फ्लोट कहलाएंगे। तो उसको हम लोग फ्लोट के जरिए डिनोट करते हैं। वहीं पर अगर जो डेसिमल है वो लंबा हो गया, डेसिमल नंबर जो डेसिमल पार्ट है वो लंबा है, जैसे 42.345678 इस तरीके का रहेगा, या 7810 जो भी है इस तरीके का रहेगा, तो उसको हम लोग क्या किस चीज में डिफाइन करेंगे, उसको हम लोग डबल से डिफाइन करेंगे। अब यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, खैर यहाँ पे देखिए, it indicates the type of data that a variable can hold। कैसा डेटा होता है, एक वेरिएबल किस तरह का डेटा को स्टोर करता है, वो हम लोग इसमें देखते हैं। ठीक है, द डेटा कैन बी न्यूमेरिक और नॉन न्यूमेरिक। तो डेटा क्या हो सकता है, तो डेटा जो है न्यूमेरिक हो सकता है या नॉन न्यूमेरिक भी हो सकता है। तो सी जनरली जो है 5 तरह का डेटा टाइप को अलाउ करता है। तो 5 तरह का डेटा टाइप कौन कौन सा है, इंटीजर, फ्लोट, इंटीजर, रियल। इंटीजर जिसको कि इंट से डिनोट करते हैं, रियल जिसको कि फ्लोट से डिनोट करते हैं, रियल मतलब होता है विथ डेसिमल, डबल डेसिमल ही होता है लेकिन डेसिमल में बड़ा डेसिमल, जैसे कि 2.5689 करके जो मैंने बताया, उसको डबल में हम लोग स्टोर करेंगे। कैरेक्टर को कैर से डिनोट करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जैसे लॉन्ग वगैरह हुए, लॉन्ग, तो लॉन्ग लंबा इंटीजर होता है। जैसे इंटीजर अगर मान लिया 456 लिए, 3-4 डिजिट का ले रहे हैं तब तो कोई बात नहीं है, वो इंटीजर जो है वो इंटीजर ही इंट कहला जाएगा। लेकिन अगर बहुत लंबा लेना है, लंबा लेने का मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर इतना बड़ा आपको डिजिट लेना है तो उसको क्या करेंगे, तो उसको जो है लॉन्ग के जरिए डिनोट करेंगे। और ऐसा डिफरेंस क्यों है, क्योंकि देखिए इंटीजर केवल और केवल 2 बाइट ऑफ डेटा को सपोर्ट करता है। 2 बाइट का मतलब होता है 16 बिट, और जो ये 16 बिट का डेटा है वो कहां से कहां तक होता है, वो होता है 32,767 से लेकर के और 32,768 प्लस। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है -32767 से लेकर के कहाँ तक, प्लस 32786। ठीक है, तो मतलब 32,767 से लेकर के 32,768 तक का जो डेटा है उसको सपोर्ट करता है इंटीजर, जो कि 2 बाइट का होता है। वहीं पर रियल अगर लेते हैं तो वो 4 बाइट का होता है। 4 बाइट का क्यों होता है, जब रियल नंबर लेते हैं तो मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि जो रियल नंबर लेते हैं, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इसमें 4 पार्ट होता है, साइन, इंटीजर, डेसिमल और फ्रैक्शनल। तो डेसिमल तो पॉइंट हो गया, फ्रैक्शनल पार्ट हो सकता है 2 4 5 6 कुछ भी हो, और डेसिमल के पहले 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। तो आपका जो ये डेटा है वो बड़ा हो सकता है, इसीलिए फ्लोट में हम लोग के पास 4 बाइट का होता है। वही फ्लोट अगर दुगना बड़ा हो जाए तो वो 64 बिट का डेटा को स्टोर करता है, जो कि 8 बाइट के इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, तो 64 बिट, तो कहने का मतलब यह है कि 8 बाइट इज इक्वल टू 64 बिट होता है, और 64 बिट जितना बड़ा जो वैल्यूज है उसको स्टोर करने में कोई सक्षम है तो कौन है, डबल है। वहीं पर कैरेक्टर 1 बाइट का होता है, मतलब 8 बिट का होता है कैरेक्टर। कैरेक्टर बोलने का मतलब जैसे ए, बी या एक्स, वाई, जो भी आपको वैल्यू स्टोर करना है, उस वैल्यू का जो कैरेक्टर का जो आपका स्टोरेज होता है वो 8 बिट का होता है, एंड इट इज इक्विवेलेंट टू 1 बाइट। नॉन स्पेसिफाइड, जो नॉन स्पेसिफाइड कुछ होते हैं जिसमें कि आपका लॉन्ग आता है, तो ये लॉन्ग 4 बाइट का होता है, जैसे 2 बाइट का दुगना 4 बाइट, तो याद रहेगा आपको, क्योंकि ये 16 बिट का था तो ये 32 बिट का है। इंटीजर ही होता है, लॉन्ग क्या होता है, इंटीजर ही होता है लेकिन लंबा इंटीजर होता है, इसीलिए उसको लॉन्ग कहते हैं। तो ये ध्यान में रखने वाली बातें हैं, क्योंकि हम लोग डेटा टाइप्स पढ़ रहे हैं। अब देखिए कि इसमें सब लोगों के बारे में हम जानेंगे, सब चीजों के बारे में कि कैसे कैसे होता है। इंट, यहाँ पे इंट है, तो इंट क्या है, इंट एक ऐसा डेटा टाइप है, इट इज अ रिजर्व्ड वर्ड दैट इंडिकेट्स एन इंटीजर नंबर। इसमें क्या होता है कि इंटीजर एक ऐसा डेटा टाइप होता है
जिसमें कि आपका ये इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है। एनी इंटीजर नंबर इज अ सीक्वेंस ऑफ डिजिट्स। ऑब्वियसली कोई भी अगर इंटीजर लिया जाए तो वो इंटीजर जो है कुछ ना कोई सीक्वेंस ऑफ डिजिट होगा। 2, 5, 6, 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है। तो ये जो है आपका जो इंटीजर है वो क्या हो सकता है? एनी इंटीजर नंबर इज अ सीक्वेंस ऑफ डिजिट्स विदाउट डेसिमल पॉइंट। ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है? विदाउट डेसिमल पॉइंट। इसमें डेसिमल पॉइंट नहीं होगा। इंटीजर में केवल और केवल इंटीग्रल पार्ट ही होंगे। इंटीग्रल पार्ट होंगे, इसमें कोई डेसिमल पार्ट नहीं होगा। तो अब जो है इसको ध्यान में रखना होगा कि इंटीजर में कोई डेसिमल पार्ट नहीं होता है। और इसका जो रेंज होता है वो भी आपको मैं बता दूं। द रेंज ऑफ इंट डिपेंड्स ऑन वर्ड लेंथ। जो आपका वर्ड लेंथ है उस पर डिपेंड करता है कि हमारा इंटीजर कितना बड़ा होगा। और ये इंटीजर जो जितना भी बड़ा हो, उतना बड़ा जितना भी बड़ा इंटीजर होगा, उस इंटीजर के साथ हम लोग जो है काम करने के लिए सक्षम रहेंगे। क्योंकि हम लोग अगर इंट लिखते हैं तो इंट जो है करीबन 16 बिट ऑफ डेटा को 16 बिट डेटा को स्टोर करने की क्षमता रखता है। 16 बिट का मतलब होता है 2 बाइट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द रेंज ऑफ इंट डिपेंड्स ऑन द वर्ड लेंथ ऑफ अ कंप्यूटर वेयर here word length means the number of bits that can be accessed for reading or writing purpose। मतलब कहने का मतलब ये जो आपका वर्ड लेंथ है वो क्या होता है? कंप्यूटर में जो वर्ड लेंथ होता है वो कुछ और नहीं होता है। इसका मतलब ये होता है कि कितने नंबर ऑफ बिट्स ऑफ डेटा ये लेगा। तो उसमें कितने नंबर ऑफ डेटा बिट्स ये स्टोर कर सकेगा और उसको रीड करने के लिए हमें रीड और राइटिंग पर्पस के लिए कितना बिट वो इस्तेमाल करता है उस पर डिपेंड करता है कि हमारा जो नंबर है वो क्या होगा, इंटीजर होगा या नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, तो फ्लोट है। फ्लोट क्या होता है? इट इज अ कीवर्ड टू इंडिकेट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स आर सेम एज रियल नंबर्स। मैंने कहा था इसमें डेसिमल पार्ट होंगे। इंट में इंटीग्रल पार्ट और इसमें जो है क्या होगा? इंटीग्रल प्लस डेसिमल। एग्जाम्पल में देखिएगा कि जैसे जो एग्जाम्पल है उसमें हम लोग ले सकते हैं। कौन सा हम लोग ले सकते हैं? हम लोग अगर लेना चाहें तो हम लोग ले सकते हैं कि आपका जो इंटीग्रल पार्ट है वो क्या क्या हो सकता है। तो यहाँ पे देखिएगा कि जो इंटीग्रल पार्ट है वो कैसे यहाँ पे हम लोग राइट डाउन करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे अगर मैंने लिखा 23.56 तो ये एक फ्लोट नंबर होगा। कैसे होगा? तो ये जो 0.56 आप देख रहे हैं ये इसमें जुड़ा हुआ है। तो ये जो जुड़ा हुआ है ये 23.56 आप जो देख रहे हैं, तो ये जो 26.53 है ये आपका, ये जो आप देख रहे हैं 23, दिस इज कॉल्ड इंटीग्रल। ये क्या कहलाता है? ये आपका इंटीग्रल कहलाता है। ये आपका इंटीग्रल कहलाता है। तो ये आपका इंटीग्रल है और ये आपका डेसिमल पार्ट कहलाता है। ये आपका क्या कहलाता है? डेसिमल पार्ट। ठीक है, तो ये आपका डेसिमल पार्ट कहलाता है। ये आपका इंटीग्रल पार्ट, ये आपका डेसिमल पार्ट। क्लियर है? तो इसमें जो है हम लोग जब जब इसमें दोनों चीज होंगे। अब यहाँ पे देखिए तीन चीज हो गया। ये वाला तो आपका ये आपका डेसिमल हो गया। ये वाला जो है ये डेसिमल है और ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट हो जाता है। ये क्या होता है? फ्रैक्शनल पार्ट। 5-6 पॉइंट तो डेसिमल हो गया, लेकिन 5 से क्या हो गया? फ्रैक्शनल हो गया।
जबकि यहाँ पर अगर माइनस जुटा हुआ रहता तो ये क्या हो जाता, इसको हम लोग कहते हैं साइन। तो कई सारी चीजें यहाँ पे हम लोगों ने जाना कि आखिर क्या क्या ये सारी चीजें होती है कैरेक्टर में। अब यहाँ पे देखिएगा कि फ्लोट में क्या मैंने लिखा है, इट इज अ कीवर्ड, इट इज अ कीवर्ड टू इंडिकेट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है जिसको कि कीवर्ड के तरह में फ्लोट इस्तेमाल करते हैं। फ्लोट क्या है, एक कीवर्ड है, और कीवर्ड हम लोग क्या होता है पहले पढ़ चुके हैं। द फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स आर सेम एज रियल नंबर्स। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर क्या होता है, ये सेम होता है रियल नंबर के इक्वल में होता है। फ्लोटिंग पॉइंट कुछ और नहीं है बल्कि रियल नंबर के जैसा ही होता है। दे आर कॉल्ड फ्लोटिंग पॉइंट बिकॉज ऑफ शिफ्टिंग ऑफ डेसिमल पॉइंट। ये जो है आपका फ्लोटिंग पॉइंट इसलिए कहलाता है क्योंकि ये आपका डेसिमल पॉइंट जो है वो इसमें रहता है। यहाँ पे जो डेसिमल का शिफ्टिंग कहते हैं वो शिफ्टिंग आपका राइट शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट उसको कहते हैं। अगर राइट शिफ्ट करते हैं तो डेसिमल नंबर 1 राइट शिफ्ट जाएगा तो 5 के बाद पॉइंट आ जाएगा। तो उसको शिफ्टिंग में बताऊंगा क्या होता है। इसको आगे देखिए पहले कि फ्लोट क्या होता है। फ्लोट में हम लोग आपका क्या लेते हैं, आपका डेसिमल के साथ फ्रैक्शनल पार्ट को, जब होता है कोई इंटीजर डेसिमल के साथ फ्रैक्शनल पार्ट को रखता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग ये फ्लोट कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कैरेक्टर है, इट इज अ कीवर्ड, ये भी एक कीवर्ड है कैरेक्टर टू इंडिकेट कैरेक्टर टाइप ऑफ डेटा। द डेटा कैन बी कैरेक्टर कांस्टेंट और स्ट्रिंग कांस्टेंट। क्या हो सकता है, इट कैन बी, इट इज अ कीवर्ड टू इंडिकेट कैरेक्टर टाइप ऑफ डेटा। द डेटा कैन बी कैरेक्टर कांस्टेंट और स्ट्रिंग कांस्टेंट। तो डेटा जो है वो दो तरह का होता है, वो एक कैरेक्टर कांस्टेंट होता है, एक स्ट्रिंग कांस्टेंट होता है। तो कैरेक्टर कांस्टेंट मतलब ए, सी, एन, एक्स, वाई, जेड, ये सब अलग अलग जो अल्फाबेट्स मैं बोल रहा हूँ ये सब कैरेक्टर टाइप में आते हैं। जबकि स्ट्रिंग टाइप में क्या आएंगे, राम, श्याम, कोई नेम, कोई भी नेम अगर हम लिखें तो वो स्ट्रिंग टाइप में आएंगे। इसीलिए जो है इसका डेफिनेशन थोड़ा सा अलग होता है। इट इज अ कीवर्ड टू इंडिकेट कैरेक्टर टाइप ऑफ डेटा। द डेटा कैन बी कैरेक्टर कांस्टेंट और स्ट्रिंग कांस्टेंट। कैरेक्टर कांस्टेंट हो सकता है या स्ट्रिंग कांस्टेंट हो सकता है। अ कैरेक्टर कांस्टेंट और स्ट्रिंग कांस्टेंट कैन बी डिफाइंड एज एनी सिंगल कैरेक्टर। जो कैरेक्टर कांस्टेंट है वो कोई भी एक सिंगल कैरेक्टर को हम लोग कैरेक्टर कांस्टेंट बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल में लिखा है ए, बी, सी, और उसको मैंने देखिए आपका जो आपका सिंगल कोट होता है उसमें मैंने बंद कर दिया है, तो उसको ऐसे ही लिखते भी ऐसे ही है। स्ट्रिंग कांस्टेंट क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज अ सीक्वेंस ऑफ प्रिंटेबल आस्की कैरेक्टर्स। तो ये सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं। तो वो क्या क्या हो सकते हैं, जैसे इसमें मैंने इसको डबल कोट से हम लोग लिखते हैं, और डबल कोट्स में हम लोग क्या करते हैं कि डबल कोट से अगर हम लोगों ने लिखा डबल कोट तो डबल कोट के अंदर जो भी हम लिखेंगे वो स्ट्रिंग कहलाएगा। जैसे यहाँ पे कंप्यूटर, कंप्यूटर एक स्ट्रिंग हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद डबल है, डबल भी एक कैरेक्टर है, सॉरी डबल भी एक आपका डेटा टाइप है। और डबल में हम लोग क्या करते हैं, डबल में जो है इट इज अ काइंड ऑफ कीवर्ड टू इंडिकेट अ डबल प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट। डबल प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट कहने का मतलब कि जो फ्लोट है वो आपका डबल हो जाता है। फ्लोट क्या है, डबल हो जाता है। जब फ्लोट डबल हो जाएगा इसका मतलब ये है कि आपका जो फ्लोट है वो बड़ा होगा, इसलिए हम लोगों को डबल की आवश्यकता होती है क्योंकि वो ज्यादा स्पेस लेगा। यहाँ पे देखिए इट इज यूज्ड व्हेनेवर मोर एक्यूरेसी इज रिक्वायर्ड, नॉर्मली इट इज डबल टू दैट ऑफ फ्लोट। कहने का मतलब कि फ्लोट का ये डबल होता है और साइज भी डबल का फ्लोट के डबल होता है, जो कि हमने पिछले उसमें देखा था। ये डबल का कितना होता है, डबल का आपका 8 बाइट होता है, जबकि रियल का 4 बाइट होता है। वहीं पर इंटीजर का 2 बाइट, लॉन्ग का सीधे दुगना 4 बाइट, और कैरेक्टर का 1 बाइट। तो दीज आर द थिंग्स विच यू हैव टू रिमेम्बर।
नाउ अब हम लोग ऑपरेटर्स में आ रहे हैं। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? नाउ ऑपरेटर्स थोड़ा सा आपका जो है डिफरेंट है। ऑपरेटर्स में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या ऑपरेटर्स जो है क्या होता है कि जो ऑपरेटर्स होते हैं वो कुछ और नहीं है बल्कि इन ऑर्डर टू कैरी आउट बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन एंड द लॉजिक ऑपरेशन ऑपरेटर्स आर नीडेड। अब जैसे मान लिया a प्लस बी है तो ए और बी ऑपरेंड्स कहलाते हैं। मैंने आपको यहाँ पे पहले भी शायद बताया है, फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि आपका जो डेटा है ये देखिए ए प्लस बी, अगर हम लोगों ने लिखा ए प्लस बी तो आपका जो प्लस होता है यही आपका क्या है, ये ऑपरेटर है। इसी को हम लोग ऑपरेटर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये ऑपरेटर किसी न किसी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए ही होता है, समझे? अगर ये ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए ही ये होता है, इसीलिए इसको हम लोग ऑपरेटर कहते हैं। जबकि आपका ये ए और इधर आपका ये जो आपका है बी, ये दोनों ऑपरेंड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ऑपरेंड। OPERAND, इसको ऑपरेंड कहलाते हैं। ठीक है, तो इसको ऑपरेंड कहते हैं। ए और बी ऑपरेंड हो गए और उसके बीच में जो भी रिलेशन है वो ऑपरेटर हो गया। तो ऑपरेटर क्या होते हैं? देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है, यहाँ पे मैंने लिखा है कि जो ऑपरेटर होते हैं इन ऑर्डर टू कैरी आउट बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन एंड द लॉजिकल ऑपरेशन, कोई भी अरिथमेटिकल ऑपरेशन या लॉजिकल ऑपरेशन अगर हम लोग करते हैं तो लॉजिकल ऑपरेशन या अरिथमेटिकल ऑपरेशन ऑपरेटर्स आर नीडेड, तो उसमें जो है ऑपरेटर्स हमें चाहिए होंगे। तो ये ऑपरेटर्स कैसे कैसे होते हैं? तो ऑपरेटर्स जो है ये क्या करते हैं? दे इंडिकेट, ऑपरेटर्स एक्ट एज कनेक्टर्स। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? एज अ कनेक्टर दे आर बीइंग यूज्ड। और ये कनेक्ट क्या करते हैं? दो ऑपरेंड्स को कनेक्ट करते हैं। दे इंडिकेट व्हाट टाइप ऑफ ऑपरेशन इज बीइंग कैरीड आउट। वो ये बताते हैं कि किस तरह का ऑपरेशन एक्चुअली ये कैरी करते हैं। किस तरह का ऑपरेशन हमारे पास ऑपरेटर्स जो हैं क्या कैरी क्या होते हैं? ऑपरेटर्स दो ऑपरेंड के बीच में किस तरह का रिलेशन है वो दिखाते हैं। किस तरह का उसमें उस पे ऑपरेशन होने वाला है वो शो करते हैं। The values that can be operated by these operators are called as operand. जो भी वैल्यूज हैं जिसके ऊपर हम लोग ऑपरेटर का प्रयोग कर रहे हैं उसको हम लोग ऑपरेंड कहते हैं। अब जो कि मैंने अभी आपको बताया। अब यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ क्या है, सी ऑपरेटर्स मैंने लिखा है, सी ऑपरेटर्स। तो उसमें तीन ऑपरेटर्स में डिवाइड किया गया, यूनरी ऑपरेटर्स, बाइनरी ऑपरेटर्स और टर्नरी ऑपरेटर्स। यूनरी ऑपरेटर्स मतलब होता है सिंगल ऑपरेटर, ठीक है। सिंगल ऑपरेटर्स अगर हम लोग डिफाइन करते हैं तो उसको हम लोग यूनरी ऑपरेटर्स कहते हैं। जैसे यहाँ पर यूनरी ऑपरेटर्स क्या होगा? ऑपरेटर्स दैट एक्ट अपॉन ओनली वन ऑपरेंड इज नोन एज यूनरी ऑपरेटर्स। एक ही ऑपरेंड पे अगर कोई काम करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूनरी ऑपरेटर्स। यहाँ पे देखिए हमने एग्जाम्पल में भी लिखा है a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 4। थोड़ा कम दिख रहा है, एक्चुअली डिफरेंट कलर्स का इस्तेमाल किया गया था नोट्स में, इसीलिए ये आपका विजिबल नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो मैंने लिखा है वो a इज इक्वल टू 3 है, तो 3 क्या हो गया? ऑपरेंड। यहाँ पे b इज इक्वल टू 4 है, ये ऑपरेंड हो गया। लेकिन यहाँ पे जो a इज इक्वल टू 3 है, इसमें आप अगर देखेंगे तो a इज इक्वल टू 3 जो ऑपरेंड है उसमें जो वो एक यूनरी ऑपरेटर है। क्यों? क्योंकि 3 जब हम बोलते हैं तो हम लोग समझ जाते हैं कि इट इज +3, इट इज +3, निगेटिव नहीं। और जहां पे निगेटिव हम लोग जोड़ देते हैं, यहाँ पे b इज इक्वल टू -4 लिखा हुआ है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? यूनरी ऑपरेटर। किसी एक पर्टिकुलर नंबर के साथ अगर कोई साइन आता है तो उसको हम लोग यूनरी ऑपरेटर कहते हैं। जबकि उसी यूनरी ऑपरेटर पे आधारित है हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर। और इंक्रीमेंट ऑपरेटर अब क्या होता है? इंक्रीमेंट ऑपरेटर, दिस ऑपरेटर इज यूज्ड टू इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ द इंटीजर।
ये क्या होता है? इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है कि दिस ऑपरेटर इज यूज्ड टू इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ एन इंटीजर। कोई ऑपरेटर है उसको हम लोग कैसे करते हैं? वो जो है आपका इंक्रीमेंट ऑपरेटर की तरह, मतलब कि इंक्रीमेंट का मतलब होता है +1। सपोज कीजिए कि अगर मैंने लिखा a प्लस प्लस और a की वैल्यू अगर हमने दे दी 3, तो इसका मतलब है कि वो हो जाएगा 3+1। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, देखिए यहाँ पे नीचे में आपको यहाँ पे कहता है दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय प्लस प्लस, मतलब डबल प्लस जिसको बोलते हैं। दिस सिंबल कैन बी प्लेस्ड बिफोर और आफ्टर द इंटीजर वेरिएबल। मतलब कोई इंटीजर वेरिएबल है तो उसके आगे या पीछे दोनों तरफ से ये लग सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिएगा, फॉर एग्जाम्पल int a is equal to 3, then both a plus plus and plus plus a। यहाँ पे क्या है कि a plus plus and plus plus a इंडिकेट, दोनों का मतलब ये बताने जा रहा है। ये एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, a प्लस प्लस हमने लिखा, इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। अब ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या आपको बताएगा? a इज इक्वल टू a प्लस 1 होगा, मतलब a की अगर जो भी वैल्यू है वो a प्लस 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे a इज इक्वल टू वैल्यू हमने क्या लिया है? यहाँ पे a की वैल्यू जो है वो हमने लिया है a इज इक्वल टू 3। तो a इज इक्वल टू जब 3 आएगा तो हमने a इज इक्वल टू 3 यहाँ पे रख दिया, तो 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4। तो ये a प्लस प्लस का मतलब होता है। वहीं पर प्लस प्लस a का मतलब क्या होता है? जो देखिए इन द केस ऑफ प्लस प्लस a इज इक्वल टू 1 प्लस a। 1 पहले जुटेगा, a बाद में, वैल्यू सेम आएगी लेकिन 1 पहले जुटेगा। a प्लस प्लस यहाँ पे लिखा हुआ है a इज इक्वल टू 1 प्लस 3, कहने का मतलब कि 1 पहले जुटेगा, बाद में आंसर भले ही आपका दोनों में 4 आ रहा है, लेकिन कई सारे ऐसे केसेस हम लोग देखेंगे जिसमें कि आंसर बदल जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक प्रोग्राम मैंने लिखा है, टू चेक द वैल्यू हैज बीन इंक्रीमेंटेड और नॉट। एक प्रोग्राम है छोटा सा, टू चेक द वैल्यू वेदर द वैल्यू इज बीइंग इंक्रीमेंटेड और नॉट। क्या है इसमें? इंक्लूड stdio.h मेन फंक्शन मैंने लिखा, उसमें लगा दिया int a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू 6। a इज इक्वल टू 3 डाला है और b इज इक्वल टू हमने 6 डाला है। तो a इज इक्वल टू 3 और b इज इक्वल टू 6 हमने डाला है। अब इसका जो है हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से ये काम करता है। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। प्रिंट एफ %d प्लस प्लस a प्लस प्लस, और यहाँ पे प्रिंट एफ %d आउटपुट प्लस आउटपुट, यहाँ पे हम लोग केवल a कर रहे हैं। अब देखिए इस प्रोग्राम को मैं करूंगा आपके सामने, ठीक है? हमारे पास थोड़ा सा समय है, इसको जो है हम लोग प्रोग्रामिंग को हम लोग मैं आपके सामने करूंगा और देखेंगे कि आखिर ये किस तरीके से काम करता है ना? ये किस तरीके से काम करता है वो हम लोग देखेंगे। अब देखिए फटाफट मैं इसको टाइपिंग करूंगा। देखिए इंक्लूड हैश यहाँ पे मेन फंक्शन है, यहाँ पे मेन फंक्शन में हमने डिफाइन कर दिया इसको इंट a इज इक्वल टू, मैंने लिखा था 3, राइट? a इज इक्वल टू हमने लिखा था a इज इक्वल टू 3 लिखा था, है ना? a इज इक्वल टू 3 लिखा था हमने।
b इज इक्वल टू 6 डाल दिया हमने। अब इसको हम लोग बंद करते हैं और इसको जो है नीचे करते हैं। इसके बाद देखिएगा जो आपका प्रॉब्लम है वो एकदम बिल्कुल यहीं पे सामने लिखा हुआ है। इस तरीके से आपने करना है। ये आपका प्रॉब्लम यहाँ पे देखिए, मैंने आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे a इज इक्वल टू 3 लिखा हुआ है, b इज इक्वल टू 6 लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये प्रॉब्लम को जो है मैंने आगे लिखा है। इसके बाद केवल और केवल प्रिंट स्टेटमेंट है। अब देखिए यहाँ पे मैं साफ साफ सामने में ही आपके लिख देता हूँ, कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए यहाँ पर जो है ऊपर में यहाँ पे लिखा हुआ है, उसी को मैं लिख रहा हूँ, कोई अलग से नहीं लिख रहा हूँ मैं, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे प्रिंट किया मैंने और प्रिंट करके %d जो है वो हम लोग इसलिए लिखते हैं क्योंकि वो इंटीजर के लिए होता है। वो ध्यान देने वाली बात है कि हमेशा इंटीजर के लिए हम लोग %d यूज करते हैं। लेकिन अगर यहीं पे हमने फ्लोट का इस्तेमाल किया होता तो यहाँ पे हमने %f लिखते, है ना। यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, %f लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पे \n दे रहे हैं हम लोग, ये न्यू लाइन के लिए होता है। एक नए लाइन को हम लोग जो है, देखिए बहुत सारी चीजें इसमें मैं बताने वाला हूँ आपको। यहाँ पे देखिए जो आपका प्रोग्राम है वो इस तरीके से है, A++ है ना। इसको हमने A++ लिख दिया है और इसको हम बंद कर देते हैं। हम इतना ही रन कराएंगे, सॉरी यहाँ पे हमें इतना ही रन कराना है, ज़्यादा रन नहीं करा रहा हूँ। अब कैसे रन कराऊंगा, Alt+R रन। देखिए एक एरर शो हो रहा है। ये एरर क्या हो सकता है, देखिए यहाँ पर क्या है कि हम लोगों ने प्रिंट लिख दिया है, एक्चुअली गलती से लिख दिया, ये printf होना चाहिए ना, printf होता है। ठीक है, तो अब इसको जो है कंट्रोल अब यहाँ पे ये प्रोग्राम रन तो कर गया, रन कर गया, लेकिन ये हमें दिख नहीं रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि हमने इसमें गेट ch नहीं लगाया है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, गेट ch लगा देंगे और जो आपका मेन फंक्शन है उसमें भी हम लोग क्या करेंगे, इंटीजर जहाँ पे हमने लिखा है इसको जो है इस पे हम लोग क्या करेंगे, इस पे अप्लाई कर देते हैं, लिख देते हैं CLR SCR क्लियर द स्क्रीन, CLR SC। अब देखिए इसको हम लोग रन करा रहे हैं। यहाँ पे क्या दे रहा है आंसर, 3 दे रहा है, 3 इज इक्वल टू दे रहा है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या लिखा था, हम लोगों ने लिखा था आपका A++, तो A इज इक्वल टू 3 ही देगा ना। यहाँ पे हमने A की वैल्यू तो 3 ली है, तो A की वैल्यू 3 ली है, तो यहाँ पर A इज इक्वल टू 3 ली है, तो यहाँ पर जो प्रिंट होगा वो क्या होगा, वो A ही तो प्रिंट होगा। तो A का जो वैल्यू है वो एक्चुअली A++ जो है इंक्रीमेंट हुआ है, लेकिन हमने printf डाल दिया, और printf डालने के बाद हमने क्या किया कि ये जो printf हमने डाला है, इसको मैं बड़ा करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिएगा कि जो printf हमने डाला है वहां पर ये क्या हुआ है कि, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो printf जो वर्ड हमने लिखा है वो लिखा है, तो प्रिंट पहले क्या किया, पहले A प्रिंट कर देगा, इंक्रीमेंट बाद में करेगा। यहाँ पे प्रिंटिंग कर रहा है, लेकिन ये प्रिंटिंग क्या कर रहा है कि A बाद में लिख रहा है। अब देखिए कि एक, इसलिए इसने जो आपको रिजल्ट दिया, यहाँ पे देखिएगा जो रिजल्ट आ रहा है, मैं इसको आपको रिजल्ट दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए रिजल्ट वो दे रहा है 3, है ना। 3 क्यों दे रहा है, वो इसलिए 3 दे रहा है क्योंकि इंक्रीमेंट हुआ, लेकिन प्रिंट पहले कर दे रहा है।
इंक्रीमेंट बाद में हो रहा है, इंक्रीमेंट पहले कर दे रहा है और जो वैल्यू है वो बाद में, ये इंक्रीमेंट जो है आपका बाद में हो रहा है, वैल्यू पहले प्रिंट करा दे रहा है, इसलिए आपको आ रहा है यहाँ पे परसेंट डी इज इक्वल टू। अब देखिए वहां पे इज इक्वल टू आ रहा था, अब देखिए आप रन कराएंगे, वैल्यू 3 दे रहा है, राइट। इज इक्वल टू अब नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे मैंने प्रिंट इसमें डाल दिया था। और अब यहाँ पे देखिएगा कि ये n से क्या फर्क पड़ जाएगा, ये जो आपका n है वो हमने यहाँ पे लिखा है, अब इसको n को हम लोग इधर लिखते हैं, ये ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तब क्या होगा, तब क्या होगा, ये आपका जो वैल्यू है वो देखिए एरर में शो करेगा। क्यों शो करेगा? क्योंकि ये \n जो है वो लॉजिकल नहीं है, वो कोई ऐसा लॉजिकल कैरेक्टर नहीं है जिसको कि ये समझ पाए। तो कई सारी चीजें हैं जो हम लोगों को ध्यान में रखनी पड़ती है, ऐसे ही हम लोग नहीं लिख सकते हैं कुछ भी, ठीक है ना। तो हम लोग यहीं पर आपका डालेंगे, इस तरीके से लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए कि a का वैल्यू एक्चुअली जानते हैं, एक्चुअली क्या हुआ है कि a की वैल्यू जो है 3 थी पहले, अब एक्चुअली इंक्रीमेंट करके 4 हो चुकी है, लेकिन हमने तो a को पहले ही प्रिंट कर दिया, बाद में प्लस प्लस डाला है, तो इंक्रीमेंट तो बाद में करेगा ना। अब देखिए क्या मैं दिमाग लगा रहा हूं कि अब मैं प्रिंट करूंगा a की वैल्यू, केवल a की वैल्यू को प्रिंट करता हूं, तो प्रिंट एफ a इज इक्वल टू %d। ये क्या करूंगा मैं, ये आपका %d लगा दिया मैंने, अब यहाँ पर जो है ये लगा दिया मैंने। अब यहाँ पे इस तरीके से केवल और केवल a को प्रिंट करेगा। अब देखिएगा मैं यहाँ पे a की वैल्यू जो है 3 थी तो प्रिंट हो गया, प्लस प्लस हुआ होगा तो ऑब्वियसली a का एक वैल्यू बढ़ गया होगा, मतलब 3 + 1 हो गया होगा। तो अब जो प्रिंटफ की वैल्यू आनी चाहिए a की, ये a 4 हो जाना चाहिए। अब देखिए हम लोग अभी आप करके देखते हैं, यहाँ पे देखिए करके देखा हमने, a = 4 बता रहा है। इसका मतलब ये है कि इंक्रीमेंट तो हो रहा है, लेकिन इंक्रीमेंट के साथ साथ आपका जो है a की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, लेकिन आपने यहाँ पे इस स्टेटमेंट में प्रिंट पहले करा दिया है, इसीलिए नहीं पता चल रहा है। अब देखिए वहीं पर जो डिफरेंस है वो मैं दिखाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ प्रिंट एफ आपका b इज इक्वल टू, या फिर मैं ऐसे कर दूं b की वैल्यू %d चाहे चलो b इज इक्वल टू लिख दो, b इज इक्वल टू %d। अब इसको चेकआउट करते हैं, ये आखिर क्या कर रहा है, b की वैल्यू कितना ले रहा है, सो देखते हैं। b की वैल्यू ऑब्वियसली जो मैंने दिया है वही लेगा, यहाँ पे देखिए जो मैंने वैल्यू दिया है वही लेगा। कंट्रोल जो है आपको जिस तरीके से मैंने डाला है उसी तरीके से जाएगा। देखिए b का वैल्यू 6 मैंने डाला था, b का वैल्यू 6 आ रहा है, क्लियर है, b का वैल्यू 6 आ रहा है। अब देखिए मैं क्या करता हूं, b ++ कर देता हूं, यहाँ पे ++ कर दिया। अब देखिए क्या होगा, b का वैल्यू सेम रह जाएगा, 6 ही रहेगा। देखिए b का वैल्यू 6 रह गया, लेकिन अगर इसी को मैंने ++ पहले लगा दिया तब क्या होगा, तब जो है आपका इंक्रीमेंट हो जाएगा, पहले वैल्यू पहले इंक्रीमेंट करेगा तब जाके रन होगा। देखिए ऑल्ट हम लोग रन करा रहे हैं, ऑल्ट R करके। अब देखिए v की वैल्यू कितनी आ गई, 7। मतलब आपका कंप्यूटर ये समझ रहा है कि आपने इंक्रीमेंट वैल्यू डाला है और उसको कंप्यूटर को एक्चुअली क्या करना चाहिए। बात समझ में आई है? होपफुली आई एम एबल टू एक्सप्लेन। अब यहाँ पे देखिएगा कि कई बार जो ये प्रिंट हो रहा है वैल्यू, ये नए लाइन में नहीं हुआ था प्रिंट। अब यहाँ पे नए लाइन में प्रिंट करने के लिए मैं क्या करूंगा कि
n को मैं डाल दूंगा। ये देखिए मैंने डाला। अब इसको रन कराइए। तो इसको जब रन कराएंगे तो देखिए आपका नए लाइन में ये प्रिंट होना चाहिए था, नहीं हुआ है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं मैंने यस यहाँ पे b इज इक्वल टू जो है मैंने यहाँ लिखा हुआ है, तो ये /n भी जो है इधर ही होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर मैं डाल दूं तो आपका वैल्यू चेंज होके आएगा, नए लाइन में आएगा। देखिए मैं करने जा रहा हूँ। इंक्रीमेंट वैल्यू कैसे होता है, देखिए नया लाइन में आ गया b इज इक्वल टू 7। तो दिस इज हाउ द प्रोग्राम रन्स। इस प्रोग्राम को आप चाहें तो कर सकते हैं। इसमें कई सारे आप इसमें, अब यहाँ पे प्लस प्लस, यहाँ पे b प्लस प्लस b मैंने डाला तो चेंज हो गया। अब यहाँ पे आप कुछ और भी डाल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर प्रिंटफ करा दीजिए। प्रिंटफ यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे कि प्लस प्लस a करके देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग प्लस प्लस a करके देखते हैं। तो यहाँ पे a की वैल्यू थी, अब इसको हमने नया लाइन ले लिया और \n में हमने लिखा a इज इक्वल टू %d और इसको हमने बंद कर दिया। a इज इक्वल टू %d बंद कर दिया हमने, और यहाँ पर नीचे में इसको प्लस प्लस a कर दिया, हमने चेंज कर दिया मैंने। अब a की वैल्यू देखिए कि क्या आती है। तो प्रिंटफ हमने करा दिया है ऑलरेडी, Alt+R करते हैं हम लोग। अब देखिए a इज इक्वल टू 5 आ रही है। क्यों आ रहा है? क्योंकि पहले ही जो है a का वैल्यू इंक्रीज कर चुके हैं हम लोग। a पहले 3 थी, फिर उसको हमने a प्लस प्लस किया तो a की वैल्यू हो गई 4, और फिर प्लस प्लस a किया तो वैल्यू इंक्रीमेंट हो के यहाँ पे आई तो हो गई 4 + 1 = 5। लेकिन वही अगर प्लस प्लस अगर हम लोग बाद में लगाते हैं, यहाँ पे नहीं लगा के अगर बाद में लगाते हैं, तो वो फिर से जो है आपका आंसर गड़बड़ दिखाएगा। यहाँ पे देखिए मैंने लगाया a और यहाँ प्लस प्लस लगाया, तो क्या हो जाएगा, जो आंसर आपको दिखाया जाएगा वो थोड़ा गड़बड़ दिखाएगा। देखिए वही a का 4 का 4 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि इंक्रीमेंट बाद में हुआ है, प्रिंट पहले हो गया है, तो a की जो वैल्यू है वो अलग हो गई। तो गाइज I hope that I am able to explain you. Try to understand these things. These are very important. और इसको जो है हम लोग करेंगे। और अभी हम लोग चलते हैं, हम लोग देखते हैं कि क्या हम लोग कर रहे थे। यहाँ पर जो है काफी कुछ हमने सीखा है। तो अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास जो शुरू करेंगे वो डिक्रीमेंट ऑपरेटर से शुरू करेंगे, है ना। और डिक्रीमेंट ऑपरेटर में हम लोग ये देखेंगे कि हाउ वी विल एबल टू, मतलब देखिए डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी उसी तरीके से है। डिक्रीमेंट ऑपरेटर में आपका क्या है कि माइनस माइनस, प्लस प्लस की जगह माइनस माइनस लगता है। दिस ऑपरेटर इज यूज्ड टू रिड्यूस द वैल्यू ऑफ इंटीजर क्वांटिटी बाय 1। एक से रिड्यूस कर देना होता है इसमें। इसमें क्या होता है, एक से वैल्यू रिड्यूस हो जाती है। एक से जो वैल्यू रिड्यूस हो रही है वो देखिए मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है, बढ़िया से करके दिखाया है। दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय डबल माइनस, यहाँ पे डबल है, डबल माइनस सिंबल। This symbol can be placed either before or after integer value. इंटीजर के पहले या इंटीजर के बाद लगाएंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखिए, int a = 4, a माइनस माइनस, a माइनस माइनस क्या हो गया, a - 1, मतलब a की वैल्यू जो है वो घट के 3 हो जाएगी, क्योंकि a की वैल्यू 4 है तो 4 - 1 = 3। तो उसी तरीके से यहाँ पर हम लोग फिर से वही वाला प्रोग्राम उससे ये करेंगे। तो जहां जहां भाई मैंने प्लस लगाया है वहां पे आप माइनस लगा देंगे। उसके बाद देखिए कि आपको क्या मिलता है। नेक्स्ट क्लास में इसको फिर से हम लोग करके देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, हैव अ ग्रेट डे।